Okay, welcome to this another class of your mutual fund distributor exam, NISM 5A. So we are here talking today about one basic thing called net asset value, total expense ratio and pricing of units. हम लोग इसकी बात करने वाले हैं आज कि net asset value क्या होता है, pricing of units and expense ratio. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आएंगे ही आएंगे. These are some of the questions. So get ready with the fundamentals and basic of valuation. So आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, we are simply talking about valuation and let's get started. So the valuation की बात है यहाँ पे, जो भी आपकी सिक्योरिटी है in particular, जब आप किसी भी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना था NAV. NAV होता है आपका नेट एसेट वैल्यू. उसकी चाहिए होती है फेयर वैल्यूएशन, यानी कि आपकी जो एसेट है उसकी आज की NAV, लेट्स से 10 रुपीज 26 पैसा, तो वो अराइव कैसे होती है. तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो वैल्यूएशन निकालती कैसे कंपनी एमसी. तो पहला है फेयर वैल्यूएशन के प्रिंसिपल क्या है. पहला प्रिंसिपल है फेयर वैल्यूएशन का कि ओनरशिप जो है म्यूचुअल फंड की वो किसके हाथों में है, बेनिफिशियरीज के. और बेनिफिशियरीज कौन है, इन्वेस्टर्स. दूसरा, जब हम बात करते हैं when it comes to the valuation, AMC is required to conduct the valuation of investments as per the 8th schedule of MF Regulations 1996. MF Regulation Act 1996 के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो वैल्यूएशन कंडक्ट करेगी. MF रेगुलेशन एक्ट, सेबी का जो MF रेगुलेशन एक्ट है 1996, उसके अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल इन्वेस्टर्स. सभी इन्वेस्टर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा. दैट इज द नेक्स्ट वैल्यूएशन प्रिंसिपल. और लास्ट प्रिंसिपल है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रिंसिपल, रिड्यूस द मिस प्राइसिंग रिस्क एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म डेट ओरिएंटेड स्कीम्स. अब डेट ओरिएंटेड स्कीम्स आपने देखी हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और उसके अलावा डिबेंचर्स हैं. इस तरह की जो डेट रिलेटेड स्कीम्स है वहां पे मिस प्राइसिंग ना हो और वल्नरेबिलिटी ना हो, कि ऐसा ना हो कि वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाए, तो इन्वेस्टर को कोई खतरा ना हो. उस चीज के लिए हम लोग फेयर वैल्यूएशन की ओर जा रहे हैं. तो पहला रूल हुआ कि इन्वेस्टर जो ओनरशिप हमेशा किसके हाथों में रहेगी, वैल्यूएशन की, MF की हमेशा इन्वेस्टर के हाथों में. AMC को वैल्यूएशन कंडक्ट करनी है, फेयर ट्रीटमेंट सभी इन्वेस्टर्स को देना है, मिस प्राइसिंग को रिस्क को हमें कम से कम करना. नाउ अब हम 10 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके ऊपर वैल्यूएशन गवर्न होगा, यानी कि वैल्यूएशन जिन पे काम करेगा वो प्रिंसिपल क्या है. पहला प्रिंसिपल है आपका फेयर वैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यूएशन एंड गुड फेथ. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हमेशा वैल्यूएशन कैसा होगा, फेयर वैल्यूएशन होगा, रियलाइजेबल वैल्यू का होगा और गुड फेथ में होगा वैल्यूएशन किसी भी सिक्योरिटी का. एज पर द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ AMC. AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो बोर्ड है उसकी जो पॉलिसीज है उसके तहत या उसके प्रोसीजर के तहत वो क्रिएट होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शैल डिस्क्राइब द प्रोसेस टू डील विद एक्सेप्शनल इवेंट्स. एक्सेप्शनल इवेंट्स में कैसे डील किया जाएगा वो भी हमारा ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होगा. ये प्रिंसिपल जब आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो तब. ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AMC जो है पीरियोडिक रिव्यू करेगी किस चीज का, अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी का. जो भी वैल्यूएशन पॉलिसी उसने बनाई है कि हम अपनी सिक्योरिटीज को या स्क्रिप्ट्स को ऐसे वैल्यू करेंगे, ठीक है. AMC विल प्रोवाइड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन पॉलिसीज टू एंश्योर अप्रोप्रिएटनेस होगी ही होगी. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो हैं और बोर्ड ऑफ AMC, उनको हमेशा अपडेट करते रहना है हमें वैल्यूएशन के बारे में. वैल्यूएशन पॉलिसी जो है एटलीस्ट वंस अ फाइनेंशियल ईयर रिव्यू की जाएगी. LOI फिक्स डीम है उसका वैल्यूएशन का कोई फिक्स स्कीम है. ओके, सी वी आर कवरिंग एवरीथिंग हियर.
valuation will be there for debt and valuation will be there for equity both. So when you're talking about fixed scheme, I don't know what you're talking about. हो सकता है fixed scheme की बात कर रहे हो fixed maturity plan, और maybe you're talking about debt, क्योंकि fixed maturity plan equity में भी होते हैं और fixed maturity plan debt में भी होते हैं. Now, fifth, the next point is the valuation policies approved by the board of AMC should address conflict of interest. अगर कोई भी conflict of interest होता है तो वो जो valuation policy है वो आपके AMC के बोर्ड से अप्रूव होनी चाहिए. The next is disclosure norms. अगर हम disclosure की बात करते हैं तो disclosure of valuation policy and procedure approved by board of AMC shall be made in SAI sign scheme of statement of additional information on website of AMC and mutual fund. जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन पॉलिसी क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा जो बोर्ड के थ्रू अप्रूव्ड हुई है एएमसी के, वो अवेलेबल होगा स्कीम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और एएमसी की वेबसाइट पे और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे. नाउ if the AMC is deviating from disclosed valuation from policy, same shall be allowed with appropriate reporting to board of trustees. अगर किसी रीजन से AMC वैल्यूएशन पॉलिसी को चेंज कर रही है, वैल्यूएशन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी उससे अलग जा रही है, ये अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ AMC को. कैसे? साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी डिस्क्लोज करते हुए appropriate disclosure to investors. यानी कि अगर कोई भी डेविएशन है वैल्यूएशन पॉलिसी में तो ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ एएमसी और उसके अलावा इन्वेस्टर्स को डिक्लेयर करना है आपको. नाउ एएमसी विल हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटेस्ट इनकरेक्ट वैल्यूएशन, पर्टिकुलरली यहाँ पे डिटेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूएशन. अगर कोई भी इनकरेक्ट वैल्यूएशन है एएमसी के पास वो पॉलिसी बनाकर रखनी है ताकि वो कोई भी इनकरेक्ट वैल्यूएशन को डिटेक्ट कर पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर फेयर वैल्यूएशन ऑफ डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज. जो डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं उनके फेयर वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं, एएमसी शैल कंसीडर द प्राइसेस ऑफ द ट्रेड्स ऑफ द सेम सिक्योरिटी और सिमिलर सिक्योरिटी रिपोर्टेड एट पब्लिक प्लेटफॉर्म. तो अगर किसी भी डेट को हमें या मनी मार्केट सिक्योरिटी को हमें फेयर वैल्यूएशन पे उतरना है, उसके की फेयर वैल्यूएशन उसकी क्या है, तो एएमसी क्या करेगी, उसकी वैल्यूएशन निकालनी है. तो जो भी पब्लिकली रिपोर्टेड जो उसकी वैल्यू है, ये किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या कहीं और, जहां पे भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस पे ट्रेड किया जा रहा है उस सिक्योरिटी को, तो वहां पे जो वैल्यू है या जो वहां पे जो प्राइस है उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे. Now the last point is document for rationale for valuation including inter scheme transfer. अभी वैल्यूएशन हो रहा है एक सिक्योरिटी का और इंटर स्कीम ट्रांसफर भी हो रहा है, वो मेंटेन किया जाएगा और प्रिजर्व भी किया जाएगा एएमसी के थ्रू अंडर द रेगुलेशन 50 ऑफ सेबी. तो ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं वैल्यूएशन को लेके जो आपको याद करने हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैल्यूएशन का डिस्क्लोजर है, वैल्यूएशन पॉलिसी का डिस्क्लोजर, ये एएमसी के बोर्ड से अप्रूव होगा और साइन स्कीम ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और वेबसाइट ऑफ एएमसी अवेलेबल होगा. नाउ अब बात करते हैं वैल्यूएशन की. व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन, तो जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की तो पहला पॉइंट है कि वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट द इन्वेस्टर्स मनी इन पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम. तो वैल्यूएशन के केस में ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं आपको. म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टर का पैसा पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. नाउ जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आते हैं, सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट, गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स. ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं, ये वैल्यूएशन जिनकी हमें निकालनी है. और इनकी एनएवी किस पे डिपेंड करेगी, एनएवी विल बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ traded securities other than money market securities will be valued at the last quoted trading price on stock exchange. मनी मार्केट को छोड़ के जो भी ट्रेडेड सिक्योरिटीज हैं तो जो लास्ट कोटेड प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज पे
उस पे उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी या उसकी वैल्यूएशन को वहां समझा जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर सिक्योरिटी किसी दो प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रही है, तो प्राइमरीली सिक्योरिटी जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती आई है हम उस वैल्यूएशन को कंसीडर करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी है जो एनएससी पे भी ट्रेड हो रही है और बीएससी पे भी ट्रेड हो रही है, तो प्राइमरीली कहाँ पे वो ट्रेड होती है हम उसको कंसीडर करेंगे अगर दो प्लेटफॉर्म पे है तो। नाउ अगर हमने एक एक्सचेंज सेलेक्ट कर लिया है कि किस एक्सचेंज को हम लोग मानेंगे, और अब फिर हम उससे डेविएट कर रहे हैं कि हम किस एक्सचेंज की वैल्यूएशन को मानेंगे, तो ये चेंज रिटर्न में होगा, रिकॉर्डेड होगा एएमसी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर किसी पर्टिकुलर डे पे सिक्योरिटी ट्रेड ही नहीं हुई किसी भी एक्सचेंज पे, तो लास्ट जो प्राइस होगा किसी भी एक्सचेंज पे जहां पे वो ट्रेड हुई है हम उस प्राइस को मानेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कह रहे हो आईडीएफसी इंफ्रा फंड, लेट्स से आज की डेट में उसका कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है किसी भी एक्सचेंज पे, तो हमें आज अगर उसकी एनएवी देनी है तो हम लोग लास्ट ट्रेडेड वैल्यू जो अदर एक्सचेंज पे थी हम लोग उसको ले लेंगे। लास्ट है, अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यूएशन डे पे किसी भी एक्सचेंज पे अगर सिक्योरिटी ट्रेड नहीं हुई है किसी पे भी, तो जो प्रीवियस डेट होगी जिस भी एक्सचेंज पे वो सिक्योरिटी ट्रेड हुई होगी हम उसको कवर करेंगे, लेकिन वो 30 डेज से पहले का नहीं होना चाहिए वैल्यूएशन डे। यानी कि अगर पिछले 30 दिनों में वो सिक्योरिटी कहीं पे भी ट्रेड नहीं हुई है और आपको वैल्यूएशन उसकी निकालनी है, तो अगर फॉर एग्जांपल 29th डे या 30th डे तक भी हम उसको कंसिडर कर देंगे, 30 डे के बाद उसका वैल्यूएशन प्राइस कंसिडर नहीं होगा। यानी कि लास्ट 28, 29 एंड 30 डेज तक हम लोग कंसिडर कर देंगे प्राइस। तो ये हुआ वैल्यूएशन के बेसिक फंडे या बेसिक नॉर्म। फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल हमने निकाले, 10 प्रिंसिपल, और वैल्यूएशन क्या होगा। अब कुछ ऐसी सिक्योरिटी है नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटी अदर देन मनी मार्केट एंड डेट। अब कुछ ऐसी सिक्योरिटी है जो ट्रेड ही नहीं हो रही है, और किन की बात कर रहे हैं, जो ना तो मनी मार्केट है और जो ना डेट है। उनके बारे में क्या है, उनके बारे में ये आता है कि व्हेन द स्क्रिप इज नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर पीरियड ऑफ 30 days prior to valuation date, it must be treated as non traded। तो अगर 30 दिन से पहले, यानी कि 30 दिन में एक बार भी वो ट्रेड हुई है तो वो तो ट्रेडेड हो जाएगी, तो उसकी तो हम लोग वैल्यूएशन ले लेंगे। लेकिन अगर वो 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कहीं पे भी कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडेड। अब हम आगे चलेंगे, विल बी वर्किंग टुवर्ड्स मोर डिटेल्स ऑफ दिस। Now, by the way, any one of you is having any question till now? Today's topic is very important क्योंकि वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे। Now let's talk about something from the document. So money market and debt securities जो non traded हैं, when the security is not traded in any exchange, it is being said as non traded। और non traded security को हम लोग कैसे देखेंगे, good faith में by asset management company। Equity instruments shall be valued on the basis of capitalization earnings solely on combination of with the net asset value for the purpose of capitalization। इन डिटेल्स को अभी हम लोग आगे लेके चलेंगे, not to worry। In respect of convertible debentures and bonds, the non-convertible and convertible components shall be valued separately। देखिए डिबेंचर दो कैटेगरी के होते हैं, कन्वर्टिबल होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी होते हैं। कन्वर्टिबल ऐसे हो जाते हैं कि एक समय के बाद आप उन डिबेंचर को इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक समय के बाद वो कन्वर्टिबल नहीं होंगे, दोनों ऐसे केस होते हैं। तो दोनों का जो वैल्यूएशन होगा वो अलग अलग होगा। और कन्वर्टिबल डिबेंचर की हम लोग कैसे वैल्यूएशन लेंगे, जैसे एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का होता है। In respect of warrants to subscribe for shares attached to instrument, the warrants can be valued at the value of share which would be obtained on the exercise, or the warrant reduced by amount which would be payable on the exercise of the warrant। तो देखिए वारंट भी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो आपने पे करना है इस पर्टिकुलर डेट पे। तो हम जब उसकी वैल्यूएशन देख रहे हैं यहाँ पे, तो अमाउंट कितनी पेएबल होगी तो हम उसकी वैल्यूएशन वहां पे लेंगे, ठीक है। A discount similar to the discount to be determined in respect of convertible debentures। अब ट्रेडिंग वैल्यू क्या हो सकता है, वो डिस्काउंट पे भी ट्रेड हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल लेट से डिवेंचर है, फेस वैल्यू 10 रुपीज, अभी वो 1 रुपए के डिस्काउंट पे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो 9 रुपीज हुआ उसकी वैल्यूएशन, तो वो जो डिस्काउंट है वो डिडक्ट होना चाहिए उसकी वैल्यू से। अब गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड का वैल्यूएशन कैसे होगा? द गोल्ड वैल्यू हेल्ड बाय द गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम शैल बी वैल्यूड एट एएम फिक्सिंग प्राइस ऑफ लंदन बुलियन एक्सचेंज। तो हम लोग गोल्ड के वैल्यूएशन क्या लेंगे? एएम फिक्सिंग प्राइस किसका? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का, एलबीएम में, और किस में होगा? यूएस डॉलर पर ट्राउंस, ठीक है। और ये किस पे लेंगे हम? 995 पार्ट्स पर 1000 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। नाउ अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके समझने के लिए कि नेट एसेट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेट एसेट वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत सिंपल है, आप डिटेल में मत जाइए बहुत ज्यादा। देखिए, इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीद, मतलब इन्वेस्टर्स ने लगाए 20 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 रुपीज ईच, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? टोटल पैसा कितना लग गया? 200 करोड़। 140 करोड़ रुपए आपका लगा है। गोल्ड का कुछ नहीं है, गोल्ड का बहुत सिंपल है, गोल्ड का वैल्यूएशन हम लेंगे लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का जो एएम फिक्सिंग प्राइस होगा, बस सिंपल। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड का वैल्यूएशन किस पे होगा? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का एएम फिक्सिंग प्राइस, उस पे वैल्यू किया जाएगा उसको। नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये टोटल सिक्योरिटी आपकी कितने की है? टोटल आपका जो पोर्टफोलियो है, जो पूरा नेट एसेट है, ठीक है, स्कीम का, तो टोटल 200 करोड़ रुपए का है। 200 करोड़ में क्या है? 140 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, 10% एप्रिसिएट हो चुकी है, बैलेंस 60 करोड़ मोबिलाइज्ड यहाँ पे है इन्वेस्टर्स का, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आई है 8 करोड़ की, स्कीम एक्सपेंस है 4 करोड़, एंड वाइल फर्दर एक्सपेंस ऑफ 1 करोड़ इज पेबल। अब इसको समझते हैं ऐसे, वो डेटा को नहीं पढ़ते, इस डेटा को भूल जाइए, डेटा को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए देखिए दो कैटेगरी होती है हमारी, एक होती है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। जब ये बैलेंस शीट बनती है हमेशा उसमें एसेट लाइबिलिटी के बराबर होता है। एसेट वो होता है जो आपका कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एनी टाइम, यानी कि एसेट को आप ऐसे में समझिए कि जो आपकी पॉजिटिव साइड है। लाइबिलिटीज वो है जो आपकी देनदारी है, जो आपने मार्केट का वापस करना है, ठीक है। तो अगर फंड जब अपनी एक एसेट और लाइबिलिटी जब ये बैलेंस शीट देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है? यूनिट कैपिटल कितनी है? 200 करोड़ हो गई, क्योंकि 20 करोड़ यूनिट है, 10 रुपए की ईच है। तो यहां तक सबको क्लियर है? 200 करोड़, आई होप सो। 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज ऑफ ईच यूनिट, तो 200 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यूएशन आ गई। अब यहाँ पे प्रॉफिट आया है 3 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट कैसे आया है इसको हम छोड़ देते हैं कि कैसे आया है। इंटरेस्ट और डिविडेंड आया है, उसमें से 4 करोड़ रुपए का एक्सपेंस गया है, -1 करोड़ एक्सपेंस पेबल। सो टोटल प्रॉफिट जो है, नेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज 3 करोड़। कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड 10% ऑफ 140 करोड़। अब 140 करोड़ आपका इक्विटी में था, अब उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, तो वो टोटल क्या हुआ? वो आपका 14 करोड़ हो गया। तो यूनिट होल्डर्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितना? अब यूनिट होल्डर का पैसा कितना लगा है? 217 करोड़। ये 200 + 3 + 14, ठीक है। इसमें से एक्सपेंस भी तो पेबल होगा, क्योंकि यूनिट होल्डर को एक्सपेंस जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं या जो भी खर्चे हैं वो पेबल होंगे, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी तो हमने देना ही है। 217 करोड़ रुपए हम लोग देख रहे हैं कि हमने मार्केट का पैसा देना है एज एन एएमसी। 1 करोड़ रुपए एक्सपेंस भी तो वहीं से कटेगा, तो वो हम लोग उसको वो जोड़ दिया, तो हमारी लायबिलिटी हो गई 218 करोड़। अब देखते हैं हमारे पास एसेट क्या है। एसेट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 140 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, 10% एप्रिसिएशन है, 154 करोड़। उसके बाद बैंक डिपॉजिट है हमारे पास। देखिए, आपका पैसा उन्होंने बाहर लगाया तो एसेट भी तो अचीव करे ना उन्होंने। 60 करोड़ रुपए की उन्होंने बैंक एफडी ले ली, उस पर 8 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, उसमें 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट पे किया उन्होंने, टोटल आ गया 64 करोड़। तो एसेट हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होंगे, तो एसेट हमारा हो गया 218 करोड़ और लाइबिलिटी भी हो गई 218 करोड़। तो यूनिट होल्डर का जो पैसा लगा है फंड में उसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स। यूनिट होल्डर का जो पैसा लगा है फंड में उसको हम बोलते हैं नेट एसेट। अब नेट एसेट कैसे निकालते हैं? टोटल लाइबिलिटी, यूनिट होल्डर का जो फंड में पैसा लगा है माइनस एक्सपेंसेस, वो हो गया आपका नेट एसेट्स, ठीक है। ये टेबल से दिख रहा है कि नेट एसेट्स इंक्लूड अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड एंड पोर्टफोलियो बुक्ड इन द स्कीम
नेट एसेट इंक्रीजेस व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी सेट इन पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। ऑब्वियस बात है, नेट एसेट आपका इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अ स्कीम कैन नॉट शो बेटर प्रॉफिट्स बाय डिलेइंग पेमेंट्स। अगर आप पेमेंट डिले कर रहे हो जो देनी है, वो प्रॉफिट आप दिखाने से कोई फायदा नहीं है, वो प्रॉफिट्स नहीं आप शो कर सकते। व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स ऑल द एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू पीरियड नीड्स टू बी कंसीडर्ड। तो एक्सपेंस तो आपको कंसीडर करने हैं। सिमिलरली एनी इनकम दैट रिलेट टू पीरियड विल बूस्ट प्रॉफिट। कोई भी इनकम इस बीच में आ जाती है, कोई भी पेमेंट इस बीच में आ जाती है, कोई भी पेमेंट होगी वो हमारी यूनिट होल्डर के फंड को रिड्यूस करेगी। ठीक है, देखो आप यहाँ पे 2018 के एसेट्स हैं, 218 करोड़ के, उसमें से 1 करोड़ एक्सपेंस पे करना है, तो यूनिट होल्डर को जो पैसा मिलना है वो 217 करोड़ ही मिलेगा, ना कि 218 करोड़। अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट बन के आ जाता है 1 करोड़ रुपए का, तो ये वापस 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आ जाएगा ना। अब ये नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना आप। हम ये कह रहे हैं कि यूनिट होल्डर का फंड में पैसा कितना लगा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 217 करोड़। टोटल यूनिट कितनी है, 20 करोड़। तो आपने आपने नेट एसेट वैल्यू कैसे निकाली, 217 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, 10.85 रुपीस पर यूनिट। सिंपल, कुछ नहीं। यूनिट होल्डर फंड इन स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बस। यूनिट होल्डर फंड इन स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट होल्डर फंड इन स्कीम 217 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। दूसरा मेथड है नेट एसेट वैल्यू निकालने का, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अदर देन यूनिट होल्डर्स। अब टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे, 218 करोड़। लायबिलिटीज कितनी है, 1 CR, क्योंकि 1 CR क्या है, ये तो पेमेंट है ना, जो हमें देना ही देना है। तो 1 करोड़ रुपीस का आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो 218 में से अगेन 1 करोड़ आपने आपको पे करना है, तो अगेन 217 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, ये हुआ आपका 10.85 करोड़। अब आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ। बेस्ड अपॉन दिस ईच वन ऑफ यू टेक सम टाइम, इसमें आप NAV निकाल के बताओ। इसमें ये स्टॉक है 150 करोड़ का, ये बॉन्ड्स है, ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स है, ये डिविडेंड है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये फीस पेबल है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। सिंपल है। 150 करोड़ हमारी नेट एसेट वैल्यू में हमें क्या करना होगा, हम जितने भी एसेट्स हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। वैल्यू कितनी है स्टॉक की, 150 करोड़। इसमें हमारे बॉन्ड्स भी हैं 67 करोड़ के, वो भी ऐड कर लेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे कितनी वैल्यूएशन आ रही है, 2.36 करोड़, ये भी ऐड कर लेंगे। डिविडेंड एक्रूड, ये भी, ये जो हमारा डिविडेंड है ये भी हमारा अर्नड है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट जो हमने एक्रू किया, जो हमें मिलने वाला है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब जो हम फीस पे करने वाले हैं वो माइनस कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, 150 प्लस 67 प्लस 2.36 प्लस 1.09 प्लस 2.68 माइनस 0.36, ये हुआ 227.77। अब आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितनी है, 1.90 करोड़। तो टोटल वैल्यूएशन आपका कितना आया, नेट एसेट वैल्यू आई 117 रुपीज 25 पैसा। एनीबडी हैविंग अ डाउट हियर? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लॉजिक से या जनरल कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Anybody having a question here? Type good to go. I know थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा आपको, but type because बहुत simple है। Type good to go if you understood it. और किसको नहीं समझ में आया, anybody was not understood? जिसको नहीं समझ में आया, anybody? देखिए जनरल लॉजिक बता देता हूँ। नॉन कॉमर्स हो कॉमर्स हो, सिंपल है। जितना हमारे पास है और जितना हमने देना है, जितना हमारे पास है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास बॉन्ड है, मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास जो भी है वो सब मेरा है ना। इंटरेस्ट भी मेरा है, डिविडेंड भी मेरा है, सब कुछ मेरा है ना एज अ म्यूचुअल फंड। जो हमने देना है बाहर, जो एक्सपेंसेस, जो भी हमारी देनदारी है, हम उसको माइनस कर लेंगे। सिंपल। जितना है आज मान लेते हैं आप, आपके घर में या कुछ भी आपको, आज आप मान लेते हो आप AMC हो, तो हमने निकालना है कि आपका नेट एसेट वैल्यू कितनी है। तो लेट्स से आपके घर में जो भी वैल्यूएशन पड़ी है, जो भी आपके एसेट्स की वैल्यूएशन है, प्लस आपने बाहर मार्केट को कितना पैसा देना है वो माइनस कर लेंगे। कितने लोगों को देना है वो डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं आपके घर में 20 करोड़ रुपए हैं टोटल। आपने
जो भी कैलकुलेशन आपने किया, आपका सोना है, ये है, इक्विटी शेयर्स हैं, घर है, ये है, वो है, 20 करोड़ रुपए। अब 20 करोड़ में से आपने बाहर किसी को देना है, देनदारी आपकी 2 करोड़ रुपए की, कोई जो एक्सपेंसेस खर्च होगा कि आपका घर बेचने में, इसमें उसमें, जो भी ऑनलाइन मान लेते हैं, जो भी जिसको भी आपका ब्रोकर का कमीशन, ये करोड़, जो भी 2 करोड़, नॉर्मली 1% तो होता ही है ना, तो यहाँ 10% नहीं करते हैं हम लोग, चलो 2 करोड़ रुपए मान लेते हैं। तो टोटल आपका क्या हो गया, 18 करोड़। लेने वाले अगर 2 हैं, मुझे जरा नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू, व्हाट इज द एसेट नेट एसेट वैल्यू, कितनी हुई नेट एसेट वैल्यू, 9 करोड़, सिंपल। ओके, मार्क टू मार्केट, ये एक नया टॉपिक है, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट वो है कि जब हम किसी भी सिक्योरिटी के वैल्यूएशन पे अराइव होते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जब हम किसी भी सिक्योरिटी के वैल्यूएशन पे अराइव होते हैं, ठीक है, इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्कीम, इट इज करंट मार्केट वैल्यू। तो हम हमेशा किसको देखते हैं, करंट मार्केट वैल्यू। और करंट मार्केट वैल्यू क्या है, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू। So NAV is meant to be reflect the true worth of each unit of the scheme. If the investments are not marked to the market, then investment portfolio will end up being valued at the cost at which security was bought. तो हमेशा आप NAV किस पे देखोगे, करंट वैल्यूएशन पे, मार्क टू मार्केट। सो वैल्यूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट, जब आपने 15 करोड़ रुपए पे लिए थे, अगर आप उस पे ले जाओगे तो आप पास्ट वैल्यू पे करोगे, जबकि शेयर की प्राइस जो है 15 से 50 हो चुकी है। तो हमेशा आप किस पे देखोगे, फेस वैल्यू पे नहीं, आज की वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे क्या है, यूनिट कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। आपने जब शेयर, जो भी आपने एसेट था, NFO आया था आपका, वो 10 रुपए पे आया था, 10,000 यूनिट हो गई टोटल, ठीक है, तो 10 रुपीज पर यूनिट। अब नेट एसेट वैल्यू कितनी हो गई, अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि नेट एसेट वैल्यू 1.5 लाख रुपए की हो चुकी है, अब एप्रिशिएट हो चुकी है वैल्यू, तो अब आपकी नेट एसेट वैल्यू कितनी आएगी, यूनिट तो वही है 10,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितनी आई, नेट एसेट वैल्यू 15 रुपीज। जो पहले नेट एसेट वैल्यू 10 रुपए थी, वो हो गई अब नेट एसेट वैल्यू 15 रुपए। गुड टू गो, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। टाइप गुड टू गो, GTG, टाइप GTG। ओके, सो नाउ टोटल एक्सपेंसेस। अब हम देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम को पे करने पड़ते हैं, AMC को। तो AMC को जो पे करने पड़ते हैं वो है, पहला इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस। अब उसकी इन्वेस्टमेंट फीस भी होती है, एडवाइजरी फीस होती है, ये भी चार्ज करती है AMC, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी होते हैं, कुछ रेकरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं उसके। अब भैया AMC आप चला रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी होगी, ये भी देना होगा, मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, ब्रोकरेज होगी, रजिस्ट्रार फीस होगी, ट्रस्टी फीस होगी, ऑडिट फीस होगी, कस्टोडियन फीस होगी, कम्युनिकेशन फीस होगी, कॉस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी होगा अपने फंड को, ठीक है, वो भी उसको देना होगा। अगर कोई वाइंडिंग अप कॉस्ट है तो वो भी देनी होगी, स्टेट्यूटरी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो रेकरिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, हैंडलिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, कैपिटल ओरिएंटेड स्कीम है तो वहां पे भी फीस आएगी, रियल एस्टेट फंड स्कीम में क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा, लिस्टिंग फीस भी होगी, अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी है तो वहां पे भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो ये बहुत सारी स्कीम आपकी आती हैं, 2 तरह की हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी, दूसरी है रिकरिंग एक्सपेंसेस। So any expense other than investment advisory fee and recurring expenses shall be borne by the AMC or trustee or sponsor. तो कोई भी, अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एक्सपेंस जो या तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अंडर नहीं आता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस के अंडर नहीं आता है, तो वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगी AMC और ट्रस्टी, ठीक है। So the total expense ratio of the scheme excluding issue or redemption expenses, whether initially borne by mutual fund or by asset management company, but including the investment, we are now closing, we are very close, near to this. So the total expense ratio, जब हम total expense, अब हम आ रहे हैं total expense ratio कितना होना चाहिए। total expense ratio हमेशा परसेंटेज में आता है, तो हम टोटल एक्सपेंस रेशियो की अब बात करेंगे परसेंटेजेस की। द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ द स्कीम एक्सक्लूडिंग इशू और रिडेम्पशन एक्सपेंसेस, वेदर इनिशियली बॉन्ड बाय म्यूचुअल फंड
बट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी फी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट। अब कितना हो सकता है मैक्सिमम? लिक्विड स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे इंडेक्स फंड्स हैं, ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंस, ये 1% से ज्यादा टोटल एनएवी, डेली एनएवी का 1% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, आपकी किसी की नेट एसेट वैल्यू एनएवी 10 रुपए है, तो उसका 1% से ज्यादा आपका नहीं होगा इन केस ऑफ लिक्विड स्कीम। Investing a minimum of 65% of assets in the management in equity oriented scheme as per the scheme information document। टोटल जहां पे भी आप इक्विटी स्कीम में 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, टोटल एक्सपेंस रेशियो वहां पे 2.25% से ऊपर नहीं होगा, 2.25% से ऊपर नहीं होगा। और कोई भी स्कीम जो ऊपर बताई गई है, जो ना तो लिक्विड है, जो ना इक्विटी है, उसमें आपका टोटल 2% ऑफ डेली नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। तो लिक्विड स्कीम में 1%, जिसमें इक्विटी है जहां पे 65% तक हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे 2.25% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंडेक्स फंड्स स्कीम और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पे इंडेक्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ जिसकी बात करिए, जो कभी भी किसी भी टाइम आपकी स्टॉक मार्केट में या एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वहां पे 1% से ज्यादा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है टोटल। सो ओपन एंडेड स्कीम्स अदर देन स्पेसिफाइड फॉर फंड ऑफ फंड एंड इंडेक्स फंड, ये आपका आ रहा है टोटल एक्सपेंस रेशियो 500 करोड़ रुपए तक 2.25, और फिर नेक्स्ट 250 करोड़ 2%, तो धीरे धीरे रिड्यूस करते 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 हमारा कहाँ आ रहा है 1% पे। सो अदर देन इक्विटी में क्या है, 2% से हम लोग शुरुआत करते हैं, नीचे रिड्यूस होता चला जाता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेंस रेशियो। बाकी की डिटेल, सो दिस इज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू एंड द एक्सपेंस रेशियो। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग एंड डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट कंटेंट। हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में बात करेंगे।